You might have seen different organisms around you. आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे तरह के organisms देखे होंगे, कई तरह के plants या फिर animals, घरों में रहने वाले पेट्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, या फिर कभी कभी अगर आप कंट्री साइड गए होंगे तो वहाँ पर कैटल्स देखे होंगे, गाय देखी होंगी, हॉर्सेस देखे होंगे। लेकिन इन बड़े मैक्रोस्कोपिक साइज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी हमने कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स भी अब तक डिस्कवर किए हैं जो शायद हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनमें से कुछ बीमारियाँ भी करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स। अभी कुछ समय पहले ही आपने एक वायरस का नाम सुना होगा जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, SARS-CoV-2। वो तो इतना छोटा है कि आपकी आंखों से अगर लाखों वायरस भी एक साथ हों तब भी दिखाई नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों को बताने का मेरा पर्पस, मेरा मतलब ये था कि आप ये जान सकें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह की फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, पहले से समझ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो जैसे आपने देखा है कि एक घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट की ज़रूरत होती है, वो यूनिट क्या होती है? आप एक ईंट से शुरुआत करते हैं, यू टेक अ ब्रिक। सो ब्रिक कैन बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर बिल्डिंग अ हाउस। You keep on piling those bricks and you construct a house with that. Similarly, if you think about a matter, अगर आप किसी मैटर की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो किसी भी मटेरियल को तोड़ते 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 जब सबसे छोटे पार्ट पर चले जाएंगे तो आपको मिलते हैं एटम्स। वो किसी मैटर की फंडामेंटल पार्ट्स हैं। ऐसे ही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है जिसके हम सब बने हुए हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एल्गी हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का प्लांट, किसी भी तरह का एनिमल, हम सब में एक बात कॉमन है, वो है हम सब की फंडामेंटल यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं। आज हम सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are here for discussion and videos of an entire book published by S. Chand Publishing. आपने अभी तक जो अपनी पढ़ाई की है वो टेक्स्ट बुक से, हार्ड कॉपी के थ्रू ही करते हैं। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एस चांद आपके लिए इन बुक्स के वीडियोस भी लेकर आए हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, ताकि हर पेज आपको वीडियो के फॉर्म में एक्सपर्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सके। सो लेट अस स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट सेल। सेल के बारे में जो चैप्टर है उससे हम शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। हम बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सांस ले सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके पास सेंस करने की एबिलिटी होती है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हालांकि एटम के लेवल पर या फंडामेंटल लेवल पर देखें तो मुझ में और इस पेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी कार्बन है, मेरे अंदर भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, मेरे अंदर भी हाइड्रोजन है। तो अगर आप बायोलॉजी को फिज़िक्स की नज़र से देखेंगे या केमिस्ट्री की नज़र से देखेंगे तो शायद ही आपको डिफरेंस नज़र आए, लेकिन हम लिविंग हैं क्योंकि हमारे अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे केमिकल ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, ये जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये सारे बड़े मॉलिक्यूल एक ऐसी यूनिट के अंदर पैक होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होती है, अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। और उसी फंडामेंटल यूनिट को हम नाम देते हैं सेल का, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हालांकि सेल टर्म आपने और भी जगह सुना होगा। अगर फिजिक्स के टीचर से आप सेल का नाम सुनेंगे तो शायद वो बैटरी बताएंगे आपको, या किसी जेलर से जाकर पूछेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है तो सेल एक कमरे को भी कहते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उस कमरे वाले सेल से ही इंस्पिरेशन मिली है इस सेल के नाम को भी। हम उस बारे में भी जानेंगे अभी थोड़ी देर में।
सो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। इस पेज पर क्या लिखा हुआ है, जो ये पहला पेज है। सो इट रीड्स, अवर अर्थ इज इनहैबिटेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। These living organisms are archaebacteria, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, जो जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर जो बैक्टीरिया हुआ करते थे, जिनमें बहुत ही मिनिमल सिस्टम्स होते हैं। आज भी वो वॉल्केनोज में या कहीं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं, उन्हें हम आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। आर्की मीन्स एंशिएंट, आर्कियोलॉजिकल वर्ड होता है ना, ऑन दैट बेसिस। यूबैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम है, बीमारी होती है उससे, ट्यूबरक्लोसिस करता है, वो एक ट्रू बैक्टीरिया है। ऐसे ही दही में जो बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस, वो एक ट्रू बैक्टीरिया है। तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इसके अलावा प्रोटिस्टा एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो यूकैरियोटिक होते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन और इन टर्म्स के बारे में। इसके अलावा फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब में बहुत डाइवर्सिटी होती है। छोटे से लेकर बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स तक देखने को मिलते हैं। कुछ इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि आँख से भी नहीं दिखते, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनका वज़न कई हाथियों, कई एलिफेंट्स के बराबर भी होता है। सो दैट डाइवर्सिटी इज़ कनेक्टेड बाय वन थिंग। इस पूरी डाइवर्सिटी के पीछे इन सबको एक धागे में बांधने का काम, एक कॉमन फीचर, कॉमनैलिटी जो है वो ये कि सब एक ही तरह की फंडामेंटल यूनिट के बने होते हैं। जैसे घर कैसा भी हो, वेदर इट इज़ एन अपार्टमेंट, वेदर इट इज़ अ बंगलो और इट इज़ अ स्मॉल हट और अ स्मॉल हाउस, एवरीथिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द सेम फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड ब्रिक। सारे घर में बेसिक यूनिट ईंट ही होती है ना, ब्रिक से ही बनते हैं, अब वो बाहर से दिखने में कैसा भी हो। सो ऐसे ही हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होते हैं। सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट है। द सेल हैज सेम सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी एज एटम हैज़ इन फिजिक्स। जैसे एटम फिजिक्स में स्ट्रक्चरल यूनिट है, ऐसे ही बायोलॉजी में सेल एक फंडामेंटल यूनिट होती है। प्रेजेंट डे सेल्स शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। आज जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़? ऑल सेल्स एम्प्लॉय RNA एज देयर जेनेटिक मटीरियल। सो न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूडिंग RNA एंड DNA जेनेटिक मटेरियल होता है सारी सेल्स में। दे आर ऑल सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंट डे सेल्स हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। Many organisms such as bacteria, protozoa, yeast consist of single cell that are capable of independent self replication and others are multicellular। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, एक लाइन दी हुई है कि जो ये सेल्स है ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी सेल्स हों। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं इस बेसिस पर कि उनमें कितनी सेल्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होती है, मतलब उनकी सेल ही ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ वही है, उनकी दुनिया वही है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कई सारी सेल्स के बने होते हैं, उनमें कुछ से लेकर कई मिलियंस, ट्रिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों सेल्स हो सकती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं, नियरली 10 to the power 11 सेल्स। यू कैन इमेजिन, 10 के आगे 10 जीरो लगा दीजिए, 11 जीरो लगा दीजिए, उतनी सेल्स हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं। सो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये आपको आगे बताया गया है। एंड ये भी इसमें बताया गया है कि सेल्स में जहाँ एक तरफ कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं, जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, हर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं। और सेल टू सेल उनकी फंक्शनिंग, उनकी लाइफस्टाइल्स, उनके जीने के तरीके में अंतर भी होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, हम अपनी बात भी करें अगर ह्यूमंस की, तो देखिए 2 आँखें सबकी हैं, 2 कान सबके हैं, 2 हाथ सबके हैं, लेकिन सबकी लाइफस्टाइल तो अलग है ना। सबके काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बिहेवियर अलग है। तो ऐसे ही सेल्स के साथ भी होता है। जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी सेल्स में सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीने का तरीका है, वो अलग होता है। तो ये बातें कुछ यहाँ पर बताई गई हैं आपको। इसके बाद एक कंपैरिजन की टेबल आपको दी गई है जिसमें डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये अब तो काफ़ी ऑब्वियस है, आपको समझ आ गया होगा इस वर्ड से ही। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर कई सारी सेल्स के बने होते हैं। कई सारी मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों सेल्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 10-20 सेल्स के बने हुए हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। अब उसके पास एक ही सेल है तो सारा काम एक ही सेल करेगी, चाहे वो फूड इनटेक का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारा काम एक सेल को ही करना पड़ता है। सो दैट इज़ अनदर डिफरेंस। हियर यू हैव डिविजन ऑफ लेबर। जब बहुत सारी सेल्स होती हैं तो उनका काम फिर अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्रेन की सेल्स हैं वो हमारी मेमोरी, हमारी एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए काम करती हैं। जो मसल सेल्स हैं वो मूवमेंट में मदद करती हैं। जो आइज़ की सेल्स हैं वो देखने में मदद करती हैं। तो सेल्स का फंक्शन डिवाइड हो जाता है और इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर बाकी चीज़ें जो है, लाइफ स्पैन जो है सिंगल सेल का वो शॉर्ट होगा। मल्टीपल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इन डिफरेंसेस के साथ ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट होता है इस बुक का। इसके बाद जो बात की गई है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक कहानी जैसी है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। ये सेल की कहानी है कि सेल पहली बार कैसे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल वाले हेडिंग को देखें तो एक साइंटिस्ट की फोटोग्राफ आपको मिलेगी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही हैं जिन्होंने पहली बार So you will find a picture of a scientist Robert Hooke। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप यूज़ करके सेल की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप पहली बार यूज़ किया था वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस बुक में पिक्चर दी हुई है इस माइक्रोस्कोप की। You can find that microscope here and you can see different parts of that microscope। आप इस माइक्रोस्कोप के अलग अलग हिस्से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लेंस का प्रयोग करके इन्होंने उस ज़माने में, किस समय की बात है, आप टाइम देखिए कि कब इन्होंने ये काम किया, 1665 में। अभी 2022 है तो 1665 में इस तरह के माइक्रोस्कोप इन्होंने डेवलप किए। और इन्होंने क्या देखा इस माइक्रोस्कोप में, जैसे पहले टाइम में जो कांच की बोतल है उसमें मेटल के लिड ना होकर कॉर्क, लकड़ी का एक कॉर्क लगाया जाता था। आज भी बॉटल्स में कॉर्क यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने वही कॉर्क पहली बार उसका स्लाइस काटकर इस माइक्रोस्कोप से, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा। और जब इन्होंने इसको देखा तो इन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये इनके ओरिजिनल माइक्रोस्कोप की इमेज से ली हुई पिक्चर है और आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो ये बेसिकली कमरे जो हैं, सेलुला वर्ड जर्मन से ही लिया गया है। सेलुला का मतलब सेल होता है, सेल का मतलब एक कंपार्टमेंट। तो उस कॉर्क के अंदर जो कि लकड़ी का टुकड़ा था, उसके अंदर इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या कमरे देखे। तो इन्होंने उसको सेलुला यानी कि सेल नाम दिया, कमरा नाम दिया। एंड लेटर ऑन इट बिकेम सो पॉपुलर कि ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि प्लांट का जब सेक्शन इन्होंने देखा तो प्लांट तो लिविंग सेल्स के बने होते थे, लेकिन कॉर्क वो सेल्स मर चुकी थी। तो मरी हुई सेल्स में ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी केवल क्या है, बाउंड्रीज़ हैं। अगर प्लांट सेल डेड भी हो जाती है तो उसकी जो सेल वॉल है वो इंटैक्ट रहती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स जमा हो जाते हैं जिससे आप मरे हुए प्लांट सेल की भी बाउंड्रीज देख सकते हैं। एनिमल सेल के साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। एनिमल सेल्स अगर डेड हो जाएंगी तो ग्रेजुअली वो डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाती हैं, इस तरह का कंपार्टमेंटलाइज्ड एरिया नहीं दिखेगा। तो ही वॉज लकी इनफ दैट ही गॉट दोज प्लांट सेल्स, स्पेशली द सेल वॉल। That may be a point of interest what actually Robert Hooke saw in the microscope. So it was cell wall of the plant cells. ये उन्होंने वहाँ पर देखा। तो इसको very beautifully it has been illustrated in the book। ये आपको चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो एक स्टोरी लाइन जैसी लगेगी, आपको एक कहानी जैसी लगेगी। Then you gradually can see the subsequent discoveries। इसके बाद आप देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1635 से लेकर 1703 तक who survived during this period, he discovered the cells, and later on in 1674 Anton von Leeuwenhoek, a Dutch microscopist,
इन्होंने और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स बनाए और उसकी मदद से फिर बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स इन्होंने देखे, और भी तरह की सेल्स देखी। देन केम अनदर स्कॉटिश बॉटनिस्ट, स्कॉटलैंड के एक बॉटनिस्ट ने इस चीज़ को और इम्प्रूव किया। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस भी देखा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ डेड सेल्स देखी थी ना, वो कॉर्क था, मरी हुई सेल्स थी, उनके अंदर न्यूक्लियस देखने का तो पॉइंट ही नहीं है। तो जब माइक्रोस्कोप थोड़े और इम्प्रूव हो गए, लोगों ने और ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, सो ही वाज रॉबर्ट ब्राउन हु फॉर द फर्स्ट टाइम लुक्ड एंड फाउंड न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल। इनको सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिला, एक दूसरी चीज़ मिली। और कुछ और साइंटिस्ट, पुरकिंजी, हैकल, इन्होंने भी ये बात इस्टेब्लिश की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धीरे धीरे सेल के बारे में जानकारी इकट्ठी होती रही, और करीब 100 साल बाद, 1765 से 100 या कहें करीब 70 इयर्स के बाद, इन सारे साइंटिस्ट के वर्क को जोड़कर सेल के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। तो उन कंक्लूजन्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया? उनको कहा गया सेल थ्योरी, जिसे आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली प्रपोज की थी दो जर्मन साइंटिस्ट ने 1838 में, जैकब मैथियस श्लाइडन एंड थियोडोर शॉन। सो स्लाइडन एंड शॉन थ्योरी भी इसे कहा जाता है, सेल थ्योरी को। इन्होंने ये कहा कि सेल्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जो कि बाद में सेल थ्योरी की तरह फेमस हुए। सो दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। अगले पेज में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बिफोर द सेल थ्योरी यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ दोज ओल्ड स्टाइल माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक के बाद जो ल्यूवेनहॉक ने पहली बार इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक्स माइक्रोस्कोप। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये उनका माइक्रोस्कोप है, लेकिन उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके कंपैरिजन में अगर आप आज के माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ये इस तरह के होते हैं, लेबोरेटरीज में आपने देखा भी होगा। सो यू कैन फाइंड दिस इन योर लेबोरेटरी, एंड दिस इज द बॉक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्क्रिप्शन अबाउट light microscope here. But before that, the important part is cell theory. ये सेल थ्योरी के जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, स्लाइडन एंड शॉन ने जो थ्योरी दी थी, उनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। सारे ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल में ही होती हैं, इसलिए सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होती है। तीसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ये बाद में एडिशन हुआ था कि सेल्स आती कहाँ से हैं, ओरिजिनेट कैसे होती हैं। सो देयर वाज अ स्टेटमेंट कॉल्ड ओमेंस सेलुलस सेलुला, which is a Latin English. It says that all cells arise from pre-existing cell. नई सेल अपने आप क्रिएट नहीं होगी, वो पुरानी सेल से ही आएगी. That is what is the meaning of this sentence, and this is point number 3 of this theory. Then finally, every organism start its life as a single cell. केवल वायरसेस हैं जो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। So before we go ahead, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस बुक के कुछ और पेजेस का डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। वी विल जॉइन अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।